हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। सब बोल रहे थे कि सर नीट दोबारा देना पड़ रहा है, टेस्ट कैसे दें, कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह अरेंज कर दो। तो आपके लिए अरेंज कर दी गई, आप सबको पता है। तो 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और आज के टेस्ट के डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 18 को भी होगा और 19 को भी होगा आपका मॉक टेस्ट, जो आपको वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सुबह 8 बजे लाइव हो जाएगा और उसी टेस्ट की डिस्कशन जो है वो सेम डे 11:30 पे लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो हम आज के टेस्ट की डिस्कशन करते आए हो। आप लोगों ने जिनको पता था उन्होंने पहले ये पेपर सॉल्व किया होगा, फिर इसकी डिस्कशन देखने आए हो। नहीं पता था, अभी पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जो अगले 2 टेस्ट होंगे 18 को और 19 को, पहले 8 बजे उठकर सुबह जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है आपने 3 घंटे प्रॉपर देकर, और उसके बाद फिर यहाँ पर आकर आपने डिस्कशन देखनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रिक ऑफ मास 5 kg and dimensions in centimeter 25, 15 and 10 lies on the ground on its largest face। देखो लार्जेस्ट फेस का मतलब क्या है, इन दोनों में से, तीनों में से उठाओ जो सबसे ज़्यादा बड़ी डायमेंशंस है। तो 25 इंटू 15 बड़ी डायमेंशंस है, तो इसका मतलब है कि ये कहीं पर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एक बॉक्स बन गया। ठीक है, बॉक्स बन गया, तो आपको डायमेंशंस दे रखी है, आपने उन्हीं डायमेंशंस का यूज़ करना है। ये 25 हो जाएगी लार्जेस्ट और ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और ये जो है ये बन जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आपसे पूछा गया इफ इट इज मेड टू स्टैंड ऑन इट्स स्मॉलेस्ट फेस देन चेंज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो इस केस में देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी। देखो जब भी कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाता है, चेन आ जाए, रॉड आ जाए, ब्लॉक आ जाए, बकेट आ जाए, किसी डब्बे में पानी भरा हुआ है, तो पानी का हमने अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे हम देखेंगे। यूनिफॉर्म है तभी सेंटर ऑफ मास पे। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल नीचे से 5 सेंटीमीटर पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है mgh, हमने इसका यूज़ करना है। क्लियर है, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उन्होंने बोला है कि अब उसको स्मॉलेस्ट फेस पे रखा है। स्मॉलेस्ट फेस पे रखने का मतलब वो 2 डायमेंशन जो सबसे छोटी हैं, तो उस केस में ये बक्सा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कि ये क्या बन जाएगा 10 और ये 15। तो अब ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अब सेंटर मास इसके बिल्कुल मिडल में आ जाएगा 25/2। तो अब अगर हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो वो बन जाएगा 25 सेंटीमीटर का बिल्कुल हाफ, क्योंकि सेंटीमीटर्स है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने दोनों में 100 से डिवाइड कर दिया। तो आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा डेट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। सो वो बन जाएगा बच्चे, सिंपली सॉल्व करोगे mg/100 हमने कॉमन, ये सीधा सीधा बन जाएगा mg इंटू 25/100, 200 है, 25/200 माइनस 5/100। क्लियर है, इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन तो आपको आती है, आंसर आ जाएगा आपका 1। सो सिंपल कॉन्सेप्ट था, पोटेंशियल एनर्जी mgh, उसको बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लेना है। ये बच्चे गलती कर जाते, तो आई होप आप ये गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। ठीक है जी, फुटबॉल प्लेयर साउथ की तरफ जा रहा है एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। तो ठीक है, हम साथ में बना सकते हैं ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो पहले ये जा रहा है साउथ की तरफ, फिर ये जा रहा है ईस्ट की तरफ विद द सेम स्पीड। तो V से इधर आया तो V से इधर चला गया। एंड टू अवॉइड एन ओपोनेंट द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज। तो मतलब साउथ में आता रहा, सामने से ओपोनेंट आ गया तो ऐसे चला गया। तो उन्होंने पूछा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो सीधी सी बात है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। पर यहाँ पर तो हमें वेलोसिटी दी है, एक्सीलरेशन निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, सिंपली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है। तो अब इसको देखो, करने का तरीका क्या है, आप इसको एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, वो नीचे की तरफ है, कितनी बनी -v(j), और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो बन जाएगी ईस्ट की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या बनेगा vi।
अब एक्सीलरेशन तो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी लिखा मैंने, अपॉन टाइम करेंगे तभी तो प्रॉपर एक्सीलरेशन मिलेगी। पर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। सो सिंपली यहाँ पर अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे वो कितना बन जाएगा, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो साफ साफ नज़र आ रहा है, दिस विल बी वी आई कैप माइनस वी जे कैप। तो आपकी डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई, चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी आई कैप प्लस वी जे कैप। अब ध्यान से देखो, सीधा सीधा आंसर नजर आ रहा है। ये बोल रहा है कि x की तरफ भी पॉजिटिव है और y की तरफ भी पॉजिटिव है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो आई कैप किधर आ गया, आई कैप इधर आ गया और जे कैप किधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया। दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो बिल्कुल रिजल्टेंट बीचों बीच आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन यही हो जाएगी और फोर्स की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी। तो इसका मतलब है फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल मिडल में है 45 डिग्री पर। तो आंसर विल बी अलोंग नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटीज y एंड z एज फॉलोज। x इक्वल्स टू a y प्लस b tan c z वेयर a b and c आर कॉन्स्टेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड है, ये जो क्वेश्चन है दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है, ये कहता है सिंपल सी बात है कि हम उन्हीं चीज़ों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन हो सेम। तो सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन लिखूँ x इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी tan ऑफ c इंटू जेड। देखो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो tan थीटा है या sin थीटा है या cos थीटा है, ये जो थीटा होता है ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। क्लियर है, दिस इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या है, डायमेंशनलेस होने का मतलब क्या है कि c इंटू जेड ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायमेंशनलेस। तो मतलब मैं उसको 1 लिख सकता हूँ, m0 L0 t की पावर 0। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि c की डायमेंशन जो है 1/z की डायमेंशन के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो सही हो गया। इन्होंने पूछा कौन सा सेम डायमेंशन नहीं है, तो इनकी तो सेम हो गई, एलिमिनेट हो गया। एक्स एंड बी की बात करते हैं तो देखो पूरा का पूरा tan थीटा भी डायमेंशनलेस होता है। अगर यहाँ पर मैं देखूंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो x की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू a इंटू वाई की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू b की डायमेंशन, और tan तो पूरा डायमेंशनलेस होता ही है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x एंड b की डायमेंशन सेम आ गई, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे पता चल रहा है y की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ b बाय डायमेंशन ऑफ a। तो मेरी जो थर्ड ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट होगी क्योंकि डायमेंशन तो सेम आ रही है। इसका मतलब x एंड a की डायमेंशन साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से, डायमेंशन ऑफ x एंड डायमेंशन ऑफ a जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ x डायमेंशन ऑफ a इंटू वाई के बराबर है। तुम्हारा आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट, a particle is thrown with horizontal from the top of a tower of height h। तो ये कोई टावर हो गया जिसकी हाइट h है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है पार्टिकल को। द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 45 डिग्रीज विद हॉरिजॉन्टल। तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये आपकी ग्राउंड हो गई। तो क्वेश्चन में दिया है कि ग्राउंड से टकराने से पहले हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है। क्लियर है, तो यहाँ से इसका मतलब है इसकी जो मोशन होगी वो कहीं पर कुछ ऐसे होगी, ये ऐसे। तो हम एंगल को थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये बन गया आपका एंगल 45 डिग्री। एंगल 45 डिग्री होने का मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। इसलिए मैंने सीधा यू एंड यू ले लिया। और मुझे इतना भी पता है अगर h हाइट नीचे आता है तो वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। तो इसका मतलब क्या है, u की वैल्यू क्या होगी, √2gh। अब उन्होंने पूछा हॉरिजॉन्टल रेंज, तो बच्चे हॉरिजॉन्टल रेंज का तो आपका फॉर्मूला पता ही है,
क्या होता है, जिस वेलोसिटी से फेंका है वो क्या बन जाएगा, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। आई होप सबको ये क्लियर है कि ये u और ये u मैंने क्यों सेम लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल में, ये u है तो ये भी u है, और क्योंकि एंगल 45 डिग्री है तो इसलिए ये u और ये भी u, और क्योंकि h हाइट नीचे आया इसलिए इस u की वैल्यू अंडर रूट 2gh बन जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, u कितना है अंडर रूट 2gh इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, रूट जी कट गया और रूट 2h का स्क्वायर बन गया, तो बेसिकली रेंज आ गई 2h, h कैपिटल लिया तो चलो कैपिटल ले लेते हैं, हमने यहाँ स्मॉल यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, सॉल्व ही कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 9.27 विद ड्यू रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो देखो आपको ये रूल याद होना चाहिए कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर हम करते हैं डिवीजन, तो उस केस में जिन दो टर्म्स को, तीन टर्म्स को, चार टर्म्स को, जिनको भी, जितनी भी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ करना होता है। और अगर आप एडिशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो, तो उस केस में जो आंसर है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ क्या डेसिमल प्लेसेस जो होंगी हम उनका यूज़ करेंगे, आंसर में उतनी ही डेसिमल प्लेसेस रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 9.27 है और 41 है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इन दोनों को डिवाइड करूँगा मैं, तो आई विल गेट 0.2261, शायद यही आ जाएगा, हाँ 0.2261 आ जाएगा। अब ऐसा है कि आंसर में ये देखो, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, अगर एग्जैक्ट नंबर दिया होता तो हम इसको इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पर कितनी है 2, इसका मतलब मेरे आंसर में मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर रखना है, तो मतलब मुझे ये 61 ड्रॉप करने पड़ेंगे। तो आप ड्रॉप करने के लिए देखो 2 तक रखना है, मतलब यहाँ तक रखना है, 6 को ड्रॉप करेंगे, ग्रेटर देन 5 है तो पिछले वाला एक बढ़ जाएगा, तो आंसर विल बी 0.23, आंसर आ जाएगा सेकेंड। और मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आपको ये कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बीच में इसीलिए थोड़ा सा 0.0226 आ जाएगा शायद, मैं इसीलिए बोल रहा था, क्योंकि मुझे ऑप्शन देखकर नज़र आ रहा है मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे आंसर में होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो सीधा सीधा मेरा आंसर 2 वाला टिक हो जाएगा, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको ऑप्शंस देख के एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, रूल समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिखने में शायद आप लोगों को डिफिकल्ट लगे क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक एक फॉर्मूला है जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। देखो, moving on a straight line whose velocity displacement graph is shown in figure at point P of a graph, देखो slope of graph is this, magnitude of acceleration, देखो ये ग्राफ दिया हुआ है v और x का, s लिखा है x लिखा है, एक ही बात है। तो अगर आपको एक्सीलरेशन पूछी जाएगी तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय dx। ये बताता है कि जिस पॉइंट पर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करनी है उस पॉइंट पर वेलोसिटी का यूज़ करो और उस पॉइंट पर स्लोप का यूज़ करो। आपको सब कुछ तो दे रखा है, बस ये फॉर्मूला ही लगाना है। उन्होंने पूछा मैग्नीट्यूड पूछा है, तो P पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, √3, तो एक्सीलरेशन बन जाएगी √3 इंटू स्लोप क्या दी हुई है, P पॉइंट पर स्लोप ऑफ द ग्राफ इज -√4, स्लोप नेगेटिव आएगी ना, ऐसे बन रहा है, स्लोप इज नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा -√4, तो आंसर विल बी इंटू -√4, तो √4 का आ जाएगा 2, तो -2√3। अब हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो आंसर विल बी 2√3, सो 2√3 इज योर आंसर। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A stone tied to the end of a string of 1 meter long is whirled in a horizontal सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। तो देखो सर्कुलर मोशन आ गई, सर्कुलर मोशन आ गई और कौन सी, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो हम ऊपर से देख लेते हैं तो हमें लेट्स से ये ऐसे नज़र आ रहा है। क्लियर है। अब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूमने की आपको कंडीशन पता है, एक सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने वही पूछ लिया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन। कर क्या रहा है, 22 रेवोल्यूशंस इन 44 सेकेंड्स। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पर देखो लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 1 मीटर। तो मतलब ये जो रेडियस हो जाएगा उसके सर्कुलर पाथ का, वो कितना बन जाएगा, 1 मीटर। तो रेडियस आ गया 1 मीटर। अब मुझे निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा कितना, कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन टाइम होता है, कितने एंगल घूमा कितने टाइम में। यहाँ पर दे रखा है आपको 22 रेवोल्यूशंस। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल घूमता है, और 22 रेवोल्यूशंस में कितना घूमेगा, इंटू 22, टाइम कितना लिया, 44 सेकेंड्स। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। अब हमें आंसर मिल गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दो ओमेगा की वैल्यू पाई डाली, रेडियस की वैल्यू 1 डाली, तो आंसर कितना आ गया, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ ही होती है, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर है तो ऐसे हो जाएगा, तो आंसर विल बी पाई स्क्वायर। ये रहा थर्ड ऑप्शन, सीधा सीधा आंसर, डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, आगे चलते हैं। If the radius of the earth be increased by a factor of 5, then by what factor its density is changed to keep the value of g same everywhere on the earth। तो ठीक है, surface of the earth है ना। तो देखो g का फॉर्मूला होता है gm/r²। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको, मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिख नहीं पाते, रेडियस के टर्म्स में लिख नहीं पाते, तो गड़बड़ हो जाती है। या फिर वो सोचते हैं कि डेंसिटी वाला फॉर्मूला याद करना होता है, याद नहीं करना होता। मास क्या हो जाएगा, क्योंकि स्फेयर है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी होती है स्फेयर की, 4/3 पाई r³। तो g की वैल्यू बन जाएगी कैपिटल G रो 4 पाई कैपिटल r³ बाय r²। तो r² से एक r कट गया, r², तो क्या बचा, g रो 4 पाई इंटू स्मॉल r। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को रट्टा मारते हैं। अरे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद होता है, इससे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखो g कांस्टेंट रखना है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, रो r कांस्टेंट हो जाएगा अगर g को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात होगी, अगर एक को मैंने 5 गुना बढ़ाया है तो दूसरे को 5 गुना कम करना पड़ेगा। आंसर आ गया सीधा सीधा। इंक्रीज है तो ये 1/5 आंसर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the value of linear velocity of particle if its angular velocity is this and position vector is this। यहाँ पर आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। मैं बता दूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कहीं से, डॉट प्रोडक्ट कहीं से अचानक से आ जाता है, तो ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले तो लीनियर वेलोसिटी पूछी गई है। लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि ये वाली लीनियर वेलोसिटी क्या होगी जिस इंस्टेंट पर पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है और ओमेगा ये दिया हुआ है। तो ठीक है, v = ओमेगा क्रॉस r होता है। ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है और आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, v = क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले i j k लिखेंगे, जो पहले वाला वेक्टर है पहले उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ओमेगा पहले आ रहा है यहाँ पर फॉर्मूले में, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर j आएगा -4, फिर k का आएगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1। ऐसे ही r के लिए पहले आएगा 5, फिर आएगा -6, फिर आएगा +6। क्लियर है। अब आपने इसकी वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू लिखनी है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम i लेते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर i है तो i को भूल जाओ, j और k को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है ना। तो ये बन जाएगा -4 × 6 -24 माइनस ये -6 एंड 1, तो माइनस माइनस ये बन गया +6। तो मुझे नज़र आ रहा है सीधा सीधा यहीं पर रुककर मैं अपना आंसर टिक कर सकता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ये बन रहा है कितना, -18 i कैप। तो मैंने देखा और कहीं पर -18 है नहीं, टिक कर दो। फिर भी आगे करना है तो क्या बनेगा, -j
इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो पहले प्लस आई आता है, प्लस आई फिर माइनस जे फिर प्लस के, तो माइनस जे का कोएफिशिएंट अब क्या बनेगा, इसको भी थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। तो ये माइनस जे क्या बनेगा आगे देखो, सो दिस विल बी माइनस जे इंटू, अब जे को इग्नोर करना है, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई, जे वाली रो हटा दी, 3 इंटू 6 18 माइनस 5 इंटू 1, क्लियर है। फिर प्लस के कैप, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे क्या बनेगा, 3 इंटू 6 माइनस 18, और ये 5 इंटू माइनस 4 20, माइनस 20 तो माइनस माइनस प्लस 20 बन जाएगा, क्लियर है। तो आप आंसर देख लो, ये कितना बना, 18 13 2, 18 13 2, और माइनस साइन है तो आंसर आ गया आपका 2। तो देखो मुझे सिर्फ इतना सा निकालना पड़ा, उसी के बेसिस पे मुझे आंसर पता चल गया। तो ऑप्शंस को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और सीधा सीधा उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऑप्शंस पे एक नज़र मार लिया करो, वो आपका टाइम बचा सकता है, ठीक है। नीट में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और नीट के हिसाब से हमने जल्दी से टिक भी कर लिया। नेक्स्ट, लार्ज शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ये लार्ज शीट हो गई, ठीक है जी, और ये कैसी है, ये चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज है, तो इसमें सिग्मा चार्ज शीट हम मान लेते हैं, अपना यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, दिया हुआ है। अ पेंडुलम बॉब विद मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग एंड इज अबव शीट। तो यहाँ से एक मास m सस्पेंडेड है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉब सो दैट द टेंशन इन इट्स स्ट्रिंग बिकम्स 0। तो पहले तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा, ऊपर लग रही होगी टेंशन, नीचे लग रहा होगा mg, ये mg नीचे लग रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, टेंशन आ जाएगी mg के बराबर। अब अगर टेंशन 0 करनी है तो इसका मतलब क्या है, मुझे कोई ना कोई फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा जो इस टेंशन का काम कर देगा। तो अगर मैं दूसरा सिनेरियो देखूं तो मैंने टेंशन गायब कर दी, तो कोई ना कोई फोर्स ऊपर लगना चाहिए जो क्या करेगा, इस mg को बैलेंस। अब वो फोर्स कैसे लगेगा, क्योंकि ये सिग्मा है, इस सिग्मा के कारण ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, प्लस सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, इनटू चार्ज कर दूंगा, पॉजिटिव चार्ज करूंगा तब भी ऊपर फोर्स जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है Q तो ये mg के बराबर आ जाएगा, तो टेंशन हो जाएगी 0। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, Q निकालना है, और Q होना चाहिए पॉजिटिव, तो इसीलिए लिखा है रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स बी रिमूव्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी और चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो बस ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट शीट के कारण। चार्ज मान लेता हूँ n इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू mg। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाय सिग्मा इंटू ई, 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाय सिग्मा इंटू ई, आंसर नंबर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर ए सब्सटेंस इज शोन, डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। देखो सबसे पहले डायनामिक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्यों आ रही है, आपने रेजिस्टेंस पढ़ी है, आपने पढ़ा है अगर वी आई ग्राफ है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये ओहम्स लॉ फॉलो करता है, तो उस केस में हम लिख लेते हैं स्लोप क्या हो जाएगी, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, वी आई ग्राफ है। और अगर आई वी ग्राफ हो जाता है तो हम बोलते हैं जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा वी, तो 1 बाय आर बन जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इसका मतलब है ये ओहमिक डिवाइस नहीं है, दिस इज नॉन ओहमिक डिवाइस। सो ये एक नॉन ओहमिक डिवाइस के लिए बात करी जा रही है। तो नॉन ओहमिक डिवाइस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर P बोला है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हर जगह देखो स्लोप बदल रही है, हर जगह स्लोप बदल रही है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर हम एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस नहीं, हम एक डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट पी पर क्योंकि आई वी ग्राफ है तो स्लोप क्या बनेगी, डी आई बाई डी वी, वो बन जाएगा 1 बाई आर, क्लियर है। तो वो किसके बराबर आ रहा है, 1 बाई आर। स्लोप कितनी है यहाँ पर, tan फाई, तो स्लोप आ गई tan फाई, रेजिस्टेंस आ गई 1 बाय tan फाई, सो दिस विल बी इक्वल टू cot फाई। सो आंसर इज
फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, a cylindrical conductor carries a current such that current density varies with the radial distance r as j is equal to a r square, where a is a constant, then current through the outer portion of the wire between the radial distances r by 2 and r is proportional to, देखो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये हो गई आपकी वायर, ठीक है जी, सिलेंड्रिकल वायर हो गई, ये हो गई इसकी एक्सिस। तो उन्होंने बोला है रेडियल डिस्टेंस, यहाँ से अगर मैं r डिस्टेंस पर देखूंगा तो करंट डेंसिटी है a इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले यही याद आ जाना चाहिए, तो जो करंट होगा डी आई डेट विल बी इक्वल टू जे डॉट डी ए। क्लियर है? अब मुझे पता है कि ये जो j इक्वल टू ए आर स्क्वायर है करंट डेंसिटी है, अभी वो r डिस्टेंस पे मुझे मिल रही है। तो ये जो मैंने अभी शेडेड पोर्शन बनाया है इसको थोड़ा ऊपर से देखते हैं, ऐसे ये ऐसा नज़र आएगा। क्लियर है? सो यू विल सी इट लाइक दिस। तो देखो इसमें क्या है कि ये बता रहा है कि r रेडियस है, तो ये छोटी सी थिकनेस ले लेते हैं हम dr। इतनी छोटी थिकनेस है ये dr, इतनी छोटी थिकनेस है कि यहाँ पर इस पूरे रीजन में करंट डेंसिटी की वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि dr इज इनफिनाइट स्मॉली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा। ठीक है? तो इसका मतलब है यहाँ पर हर जगह करंट डेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो मैं सिंपली अगर इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे इस शेडेड पोर्शन से करंट मिल जाएगा। तो वो क्या बनेगा? डेट विल बी डी आई इज इक्वल टू जे कितना है ए आर स्क्वायर, एरिया वेक्टर भी बाहर आएगा, करंट डेंसिटी भी बाहर होगी, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, तो ये कॉस जीरो बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। तो ये डी ए, अब ए कितना है? ए ये वाला एरिया सारा। इसको ऐसे अगर मैंने तोड़ा, इसको अगर ऐसे मैंने तोड़ा और ऐसे खोल दिया तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी जिसकी विड्थ डी आर है ये वाली, और लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। तो इसका एरिया कितना बन गया? 2 पाई आर डी आर। क्लियर है? तो इसका मतलब डी आई कितना बन जाएगा? ए इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर। अब देखो बच्चों, उन्होंने पूरा एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पूछा, उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है। तो मुझे टोटल करंट चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो r की पावर 3 है, तो मुझे पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन से ये r की पावर 4/4 बन जाएगा। तो मुझे इंटीग्रेशन करके पूरा आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा सिंपली आई विल बी प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। तो आंसर कर दो चौथा टिक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्क डन आपका थर्मोडायनेमिक्स का आ गया। साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन फिगर। ठीक है, इसमें मैच द फॉलोइंग। वर्क डन पहले देख लिया करो क्या फाइंड करना है। वर्क डन इन ए बी प्रोसेस, वर्क डन इन डी ए प्रोसेस, हीट एब्जॉर्ब्ड इन साइक्लिक प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है साइक्लिक प्रोसेस से। तो साइक्लिक प्रोसेस में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, तो इसका मतलब है चौथे का आंसर 1 बन जाना चाहिए। तो डी का आंसर 1, ये और कोई है ही नहीं, सीधा टिक कर दो। पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी ऑप्शन बन गई बाई चांस कि डी के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही ऑप्शन है 1 करेक्ट है ना। तो देखो फाइंड कैसे करना है, सिंपल है। देखो वर्क डन इन प्रोसेस ए बी, तो ए बी में सीधा सीधा देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो वर्क डन ए बी विल बी इक्वल टू सिंपली प्रेशर 200 है और वॉल्यूम चेंज कितनी हुई 3 and 1, ये मीटर की उसमें दे रखी है और यूनिट्स आपके तो 3 - 1 कितना आ गया 400 जूल्स। तो ए का आ गया 2, ए का आ गया 2, ए का आ गया 2। यहाँ से भी हमें सीधा ही क्लियर हो जाता है कि सेकंड ऑप्शन टिक करनी है। ठीक है, फिर भी एक आध और सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन इन डी प्रोसेस डी ए, तो देखो डी ए प्रोसेस जो है इसमें आपकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रही है, तो वर्क डी ए क्या हो जाना चाहिए 0। तो वर्क इन प्रोसेस डी ए ये 0 आ गया, तो बी का आ जाना चाहिए 1, और ये भी हमने कर लिया। तो आंसर 2 टिक किया, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर डी ई जी एफ इज फिक्स्ड अ रॉड हैविंग 0 रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हो गई 0, is moved with constant velocity in a uniform magnetic field B as shown. DE and GF are smooth and resistanceless, तो इसकी भी resistance 0,
इस वायर की भी रेजिस्टेंस 0, इस वायर की भी रेजिस्टेंस 0। तो उन्होंने पूछा चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो देखो हमें पता है ना, रॉड अगर मूव कर रही है तो मोशनल ईएमएफ आ जाएगी विच इज इक्वल टू VBL। कॉन्सेप्ट हो गया ना मोशनल ईएमएफ का, इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ईएमएफ होगी, तो बेसिकली अगर मैं ये सर्किट देखूँ इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये ऐसा सर्किट बन गया, एक कैपेसिटर है जिसके साथ ईएमएफ लगी है विच इज़ VBL। क्योंकि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, लेंथ कांस्टेंट, b कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये भी कांस्टेंट होगी, तो चार्ज कितना होता है C इंटू ई कैपेसिटर पर, तो क्या बन जाएगा CVBL। तो इस चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है, तो रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the work done in increasing the size of a soap film from 10 into 6 centimeter to 10 into 11 centimeter is this, then the surface tension is, देखो surface tension में आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क होता है that will be change in surface energy, that will be equal to surface tension into change in area। पर यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिस इज ए सोप फिल्म। सोप फिल्म के दो सरफेस होते हैं। जैसे अब ऐसे सरफेस कभी भी समझना हो तो सरफेस का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पेंट कर सको। तो सोप फिल्म की अगर ध्यान से देखा जाए, सोप फिल्म की कुछ ना कुछ तो थिकनेस आएगी ही आएगी। क्लियर है, तो ऊपर से भी पेंट कर सकते हैं, नीचे से। जैसे मान लीजिए ये एक पेपर हो गया, ये सोप फिल्म होगी, मैं नीचे से भी पेंट कर सकता हूँ, मैं ऊपर से भी पेंट कर सकता हूँ, है ना। तो सोप फिल्म की कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर दो सरफेस आएंगे, तो हम इसलिए इसको क्या करेंगे, इसलिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो ठीक है, वर्क की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू सर्फेस टेंशन हमने फाइंड करनी है। चेंज इन एरिया फाइनल कितना है 10 इंटू 11, क्योंकि सेंटीमीटर्स में है तो हमने इनको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, माइनस 10 इंटू 6, क्योंकि ये भी अगेन सेंटीमीटर्स में है तो मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 से 2 कट गया, 10⁻⁻4 इज इक्वल टू S इंटू ये कितना बना 110 माइनस 60 इंटू 10 की पावर -4, तो ये भी कट गया। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 1/50। 1/50 है, तो एक काम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 100 इंटू 10⁻², ये S कितना आ गया 2 इंटू 10⁻², और इसका यूनिट क्या बनेगा यहाँ पर न्यूटन पर मीटर। तो 2 इंटू 10⁻², आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, जल्दी 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 फटाफट फटाफट। स्टेटमेंट 1 सॉरी है, to get a steady DC output from the pulsating voltage received from a full wave rectifier, we can connect a capacitor across the output parallel to the load RL। देखो सीधी सी बात है, हम जब रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इनपुट तो आता है ऐसा, ठीक है, और आउटपुट जो आता है वो आता है ऐसा, फुल वेव रेक्टिफायर के हिसाब से। क्लियर है, ठीक है। अब ये पल्सेटिंग है, इसकी वैल्यू होती है कम, तो हम क्या करते हैं, हम सर्किट में बीच में कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर लगाने से ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो ये जो पल्सेटिंग है, जो वेरिएशन है वो कम हो जाती है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो हो गई सही। सेकंड स्टेटमेंट, रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC टू DC, बिल्कुल, ये दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये वेरिएबल DC है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है, इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है, सही। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये रेजिस्टर इन द अबव सर्किट RMS करंट इज 11 एम्पियर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज, देखो अनलेस मेंशन, ये सारी की सारी RMS वैल्यूज होती हैं, 220 भी RMS होगी, ये भी 200 भी RMS होगी। तो अगर मैं सॉरी, तो अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस R निकालूं, वो बन जाएगा IRMS इंटू R। तो देखो IRMS 11 दिया हुआ है और ये कितना हो गया 220, तो कितना बना 220 वोल्ट।
क्लियर है? तो मुझे नज़र आ रहा है जो इनपुट मिल रही है और जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वो क्या आ गई, दोनों हो गई सेम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रेजोनेंस है। इसका मतलब क्या है, VL इजल टू VC, और VC दिया है 200, तो ये कितना बन जाएगा 200। कोई ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। ऐसे नहीं है नीट में बहुत ही उल्टे क्वेश्चन दिए जाएंगे, सीधे ही होते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अच्छे से समझ कर उनको लगाना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विद इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज ऑफ ए फोटो डायोड द फोटो करंट मैग्नीट्यूड। देखो फोटो डायोड जो होता है, पहली बात तो वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। क्लियर है? वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा। तो ये P होता है, ये N होता है, मैंने इधर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, ये बन गया रिवर्स बायस। होता क्या PN जंक्शन, ये आपकी P हो गया, ये N हो गया, ये हो गया आपका डिप्लीशन रीजन। यहाँ पर आती है लाइट, मतलब फोटोन्स आते हैं। फोटोन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड तोड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है ये P है, ये N है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर जनरेट हो रही है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा, होल पॉजिटिवली चार्ज उसको इधर धकेल देगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ धकेला जाएगा। क्लियर है? अब ऐसा है कि जो रिवर्स बायस में ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की फॉर्मेशन होती है ये बहुत कम होती है, ठीक है। और कब हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जब फोटोन्स आ रहे हैं तब हो रही है। तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटोन्स जितने आएंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन होगी। अगर मैं रिवर्स बायसिंग कर भी देता हूँ, अगर मैं इसकी रिवर्स बायसिंग करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी तो वो जल्दी पहुँच जाएंगे, और पर एक्स्ट्रा थोड़ी आ जाएंगे। जितने फोटोन्स आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से वो जल्दी आ सकते हैं, जल्दी आ जाएंगे तो थोड़ा सा करंट आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पर उसके बाद जितने चार्जेस थे वो सभी तो आ गए, अब और ज़्यादा चार्जेस तो आ नहीं सकते, करंट और ज़्यादा तो इंक्रीज हो नहीं सकता क्योंकि सारा का सारा चार्ज पहुंच रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस इनिशियली एंड देन सैचुरेट्स फाइनली। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फेरोमैग्नेटिक बार ऑफ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब एंड रिलेटिव परमेबिलिटी 800। तो देख लो जी, वॉल्यूम हो गई 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, -6 से मल्टीप्लाई करके। म्यू आर हो गया 800। इस प्लेस इन साइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, इसके अंदर ये बार मैग्नेट ऐसे रख दी, ठीक है, विच हैज़ 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो उसको भी हम अगर पर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये पर मीटर आ गया। एंड कैरीज ए करंट I। द मैग्नेटिक मोमेंट, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको 2-3 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे एक साथ। आपको पता है I मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। तो M बन गया आपका I इंटू वी। अब I होता है काई M इंटू H इंटू वॉल्यूम, और H कितना होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये बेसिकली बन जाता है H हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल होता है, तो ये बनेगा N इंटू आई सोलेनॉइड के लिए। तो यहाँ पर आपको, और काई M कितना होता है, ये होता है म्यू आर -1। तो इसकी वैल्यू आ गई 800 - 1 799। तो बस सारी की सारी वैल्यूज डाल दो, ये 799 हो गया इंटू N इंटू आई इंटू वॉल्यूम। ये पुट कर दो, आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 799 है, ये सारा का सारा 2 बनेगा बेसिकली, 799 इंटू 2। तो अप्रॉक्सीमेटली, मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 2 का ही फर्क रहेगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 1600। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n+1th लेवल टू द nth लेवल इफ n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। दिमाग में सबसे पहले आएगा कि n बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड के बीच में और कम हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में और कम, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में और कम। तो अगर मैं लेट्स से 100th और 99th के बीच में डिफरेंस देखूंगा तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा।
तो उसको देख के तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज, तो हमें पता है डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एच इंटू न्यू, वो बनेगा बेसिकली ई एन माइनस वन। क्लियर है? एन प्लस वन है तो उल्टा कर लेते हैं, तो ये ई एन प्लस वन माइनस ई एन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट करें, ये बेसिकली कितना बनेगा 13.6 इंटू वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि एनर्जी माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर होती है। ठीक है, तो बस अब आपने इसको सॉल्व करना और फिर ये कंडीशन लगानी है। पहले माइनस एडजस्ट कर दें, तो ये बन जाएगा वन, प्रोपोर्शनैलिटी है तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, सीधा लिख लेते हैं वन बाय एन स्क्वायर माइनस वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लिया, नीचे बनेगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर बनेगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आएगी प्रोपोर्शनैलिटी। आगे देखो क्या बनेगा, ये यहाँ नहीं, तो आगे देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एन स्क्वायर है। यहाँ से मैं अगर एन कॉमन, चलो अभी नहीं निकालते, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बेसिकली ऊपर क्या बचा 2n प्लस वन अपॉन नीचे एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, ऊपर से n कॉमन निकाल लो, तो ये बना 2 प्लस वन बाय एन। ठीक है, ऐसे ही नीचे से ये n स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यहाँ से भी n कॉमन निकालो, क्या बनेगा n की पावर 4 इंटू वन प्लस वन बाय एन का होल स्क्वायर। तो क्योंकि n इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, तो ये जो आपका 1 बाय एन है ये तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा, दिस विल टेंड टूवर्ड्स जीरो एंड दिस विल ऑल्सो टेंड टूवर्ड्स जीरो। तो बेसिकली आपके क्या पास क्या बचा, प्रोपोर्शनैलिटी में n अपॉन एन की पावर 4, तो मतलब आपका आंसर बनेगा 1 बाय एन की पावर 3। क्लियर है, समझे? तो 1 बाय एन की पावर 3 ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियाई बट हैविंग रेजिस्टिविटीज रो एंड टू रो आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब जैसे ये वायर हो गई और ऐसे ही एक ये दूसरी वायर होगी जिसकी लेंथ भी सेम है और एरिया भी सेम है। तो उन्होंने पूछा है लेंथ, तो ये रो हो गई और ये टू रो हो गई। तो उन्होंने पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट निकालनी है तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और रेजिस्टेंस होती है रो, तो रो पैरेलल बन जाएगा इनटू एल, एल तो सेम है, एल एज इट इज रहेगा, और एरिया क्या हो जाएगा पैरेलल में इक्विवेलेंट में एरिया दोनों का सम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a। क्लियर है? मैं आपको एक पहले इन जनरल बता देता हूँ, तो ये बन जाएगा रो एल, अगर दोनों का एरिया अलग होता है a1 प्लस a2, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय इसका रो 1, इसकी लेंथ, इसका एरिया। सिमिलरली ये a2 अपॉन रो 2 l बन जाएगा। तो पैरेलल में लेंथ सेम रहेगी, एरिया अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया a1 प्लस a2 अपॉन रो p इज इक्वल टू a1 बाय रो 1 प्लस a2 बाय रो 2। ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है, रख लेना चाहिए, नहीं तो ये कितना ही टाइम लगा लिखने में, कुछ खास टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो बस वैल्यूज डाल दो। एरिया सेम है तो ये क्या बन जाएगा, एरिया सेम है तो दिस विल बी इक्वल टू 2a बाय रो p, डेट विल बी a बाय रो, पहला एरिया a मतलब पहली रो है और दूसरी 2 रो, तो प्लस a बाय 2 रो। क्लियर है? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बना, a से a कैंसिल हो गया, तो ये बना 2 बाय रो p इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 बाय 2 रो। तो आपका जो रो p आ गया कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 4 बाय 3 टाइम्स रो, तो मतलब 1.33 रो। क्लियर है? समझे? आगे चलते हैं। द न्यूक्लियर दैट हैज अ रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ 26 Fe56 इज, देखो रेडियस जो है आपको पता होना चाहिए a की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है, तो सिंपली R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू a1 बाय a2 की पावर 1/3
तो क्या बना ये, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर डेट हैज रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस Fe। तो Fe का रेडियस r0 ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा r0/2, दिस विल बी इक्वल टू, इसका एटॉमिक मास क्या है 56 डिवाइडेड बाई, ये तो हमने फाइंड करना है, तो करो क्यूब, ये ऊपर आ जाएगा 2, r0 से r0 कट गया, 2 का क्यूब 8, डेट विल बी इक्वल टू 56/A2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 56/8, सो 7, तो 7 वाला ढूंढो जी, लिथियम आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, इसमें दिया हुआ है अ थिन वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी ρ इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप विद सेंटर एट O। देखो थिन वायर है, लेंथ L दे रखी है, तो उसका मास कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें रो दे रखा है, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, तो मास बन जाएगा रो इंटू एल। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लूप अबाउट एक्सिस एक्स डैश। तो देखो हमें पता है कि ये जो परपेंडिकुलरली बाहर आती है उसके अराउंड होता है, उसके अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr², और ये होती है डायामीटर। तो डायामीटर के क्रॉस कितना आ जाएगा, रेड नज़र नहीं आ रहा तो चलो वाइट से हाईलाइट कर दिया, तो डायामीटर के अबाउट होता है mr²/2। हमें इस एक्सिस के अराउंड चाहिए, तो हमारी लगेगी यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, जो सेंटर मास से पास करने वाली एक्सिस का है दैट इज mr²/2 प्लस m इंटू d², जो इन दोनों के बीच में एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होता है, तो ये बनेगा प्लस m, कितना डिस्टेंस है r², तो आंसर विल बी 3mr²/2। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया 3ρl/2 इंटू r², पर रेडियस दिया ही नहीं ऑप्शन में, कहीं पर रेडियस है ही नहीं, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे क्योंकि इसी वायर को उन्होंने सर्कल में कन्वर्ट किया है, तो लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू उसका जो रेडियस है, तो यहाँ से आपकी रेडियस की वैल्यू क्या बनेगी, रेडियस की वैल्यू बन गई l/2 और उसका हमने कर दिया स्क्वायर, तो आंसर विल बी 3ρl³ डिवाइडेड बाय 4π² इंटू 2 8π², 3ρl³/8π², तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। A particle P is formed due to a completely inelastic collision of particles x and y। कंप्लीटली इनइलास्टिक का मतलब क्या है, आए और टकराकर एक दूसरे के साथ चिपक गए। ठीक है, और बोला गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ इनकी ये दे रखी है, इफ एक्स एंड वाई वर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पीस, तो ये दोनों जुड़कर एक डायरेक्शन में कहीं पर जा रहे होंगे, या इधर जा रहे होंगे या इधर जा रहे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है वेवलेंथ क्या होगी। देखो सबसे पहली बात, कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्वेशन चलेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमें मोमेंटम निकालना पड़ेगा, मोमेंटम निकालने के लिए हमें दे रखी है वेवलेंथ, तो क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है h/ मोमेंटम, तो अगर मैं x का मोमेंटम लिखूंगा तो वो h/λx बन जाएगा, अगर मैं y का मोमेंटम लिखूंगा तो वो h/λy बन जाएगा। क्लियर है, तो इसका मतलब है अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन करूं तो px प्लस vy जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, पर ध्यान से पढ़ो, ये बोल रखा है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली, ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो px माइनस py ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम। इनिशियल भी इतना था, फाइनल भी इतना होगा। फाइनली ये दोनों मिलकर जा रहे हैं, एक्स एंड वाई दोनों साथ में मिलकर जा रहे हैं लेट्स से लैम्डा वेवलेंथ से, तो फाइनल मोमेंटम क्या बन जाएगा, फाइनल मोमेंटम बन जाएगा h/λ। तो हमें लैम्डा पूछा गया है, तो यहाँ पर वैल्यूज डालो, आंसर आ जाएगा, ये बना h/λx माइनस h/λy इज इक्वल टू h/λ। तो यहाँ से लैम्डा कितना बना मेरा, सीधा सीधा λx इंटू λy अपॉन λy माइनस λx। अब यहाँ पर ना एक चीज़ देखना, ऑप्शन में आपको मॉड दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वाला मोमेंटम ज़्यादा ही है ये वाला ज़्यादा है, मुझे तो वेवलेंथ चाहिए, और वेवलेंथ तो होती है क्या, एक नंबर पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया इसका मॉड, क्योंकि λy या λx के अकॉर्डिंगली जो भी बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली साइन बदल सकता है, तो आंसर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
refractive index of a prism is root 2. A light ray incident on one of the faces of the prism will not emerge from the opposite face if the angle of prism is, देखो ये प्रिज्म हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2, तो बोला गया है कि लाइट आई तो यहां से ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ये आई मान लेते हैं, ये R1 मान लेते हैं, और यहाँ पर होगा ये R2। तो उन्होंने बोला कि ऑपोजिट फेस से इमर्ज नहीं कर रही, तो मतलब इमर्ज नहीं कर रही तो कहीं से ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे नहीं निकल सकती, तो ऐसे फिर TIR हो जाएगी, ना इमर्ज करने का मतलब तो यही है। तो TIR करवानी है बेसिकली हमने, TIR करवानी है, तो कौन से सरफेस पे करवानी है? सेकेंड सरफेस पे करवानी है। तो सेकेंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? R2 है। तो R2 तो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर है, समझे बात? तो इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा? साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू 1/μ कितना दिया हुआ है? √2, तो थीटा सी हो जाएगा 45 डिग्रीज। तो इसका मतलब है R2 की वैल्यू 45 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 60, 80, 95 तीनों ऑप्शंस आ गए। पर एक चीज़ और देखो कि अगर मैं देखूं, देखो हमें इतना पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो क्या होता जाएगा? TIR होती जाएगी। अगर यहाँ पर मैं देखूं, क्योंकि ये R1 एंड R2 दोनों डिपेंडेंट है ना, अगर मैं देखूं ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको पता है R1 + R2 = A। अगर मैं R2 की बात करूं वो बनेगा A - R1। क्लियर है? अब देखो मुझे पता है कि जैसे R1 बढ़ता जाएगा तो R2 कम होता जाएगा, R2 कम होता जाएगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो भी कम होता जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि TIR ख़त्म होता जाए, उसके चांसेस है ख़त्म होने के। पर अगर मैं देखूं कि R1 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ले लूं, तो R1 अगर मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगा तो R2 मिनिमम हो जाएगा। अगर उस मिनिमम R1 बढ़ता गया, R1 की मैक्सिमम वैल्यू ले ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो जैसे ही मिनिमम R2 आया, उस मिनिमम के लिए भी अगर यहाँ पर TIR हो जाए तो फिर तो किसी भी वैल्यू के लिए हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने देखना है कि R1 मैक्सिमम कितना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग R2 मिनिमम कितना आ रहा है। अब R1 मैक्सिमम कैसे निकालोगे? आपको पता ही है, आपको पता है कि अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं फर्स्ट फेज पे, तो साइन आई इंटू एयर में है, दिस इज इक्वल टू अंदर म्यू विच इज √2 इंटू साइन R2। तो मुझे पता है कि अगर I मैक्सिमम होगा तो R1, मुझे पता है अगर I मैक्सिमम होगा तो R1 मैक्सिमम होगा, तो I मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री। तो ये मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 हो गई, ये √2 इंटू साइन R1 हो गया, तो R1 की वैल्यू आ गई कितनी? साइन R1 की वैल्यू आ गई 1/√2, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो ये R1 की वैल्यू 45 डिग्री जो है, ये R1 की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। क्लियर है? सो दिस इज R1 की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, मुझे R2 का जो मिनिमम था वो भी 45 से ज़्यादा चाहिए। तो R2 का मिनिमम कितना बना? क्या फाइंड करना हमने? हाँ, तो A माइनस ये बन जाएगा 45 डिग्रीज। क्लियर है? तो R2 मिनिमम ये बन गया, तो हमने बस यहाँ पर ये कंडीशन लगानी और हमें A मिल जाएगा। तो क्या बना? R2 मिनिमम हाँ जी चलो, तो R2 मिनिमम क्या है? A - 45 डिग्री, दिस शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ जस्ट इक्वल टू भी कर सकते हैं, ठीक है, बाहर नहीं लेकर आना। तो A शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन में A की एंगल है जो 90 डिग्री से ज़्यादा, विच इज़ 95। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर of a polarization experiment and the intensity of light beam emerging from the analyzer is measured as 100। देखो जब भी एनालाइज़र से, अगर मान लीजिए मैं ये एनालाइज़र बनाया मैंने, अगर यहाँ से अनपोलराइज लाइट जाती है, अनपोलराइज लाइट जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी जो बाहर आती है वो I0/2 हो जाती है। तो इन्होंने उसी की वैल्यू 100 दे रखी है। क्लियर है?
अब इन्होंने बोला कि अगर एनालाइजर को रोटेट कर दिया जाए 60 डिग्री से, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर लग जाएगा मेलस लॉ, तो वो क्या बनेगा आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट की वैल्यू ही हमें 25 दे दी है, क्योंकि जब वो बाहर निकला, सॉरी 25 बोल रहा हूँ, आई नॉट की वैल्यू ही हमें 100 दे दी गई है, क्योंकि जब वो बाहर आया उसकी वैल्यू 100 है। अब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये बन जाएगा 100 इंटू कॉस 60 इज 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो आंसर विल बी 25। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अ कंटेनर हैज़ 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम्स दिस एंड दिस। तो पहले तो 2 चैम्बर बना लो कंटेनर के, ये छोटे वाला हो गया V1 हो गया 2 लीटर्स, ये V2 हो गया 3 लीटर्स, इसके N1 दे दिए हैं 5 और इसके N2 दे दिए हैं 4, एंड इसका प्रेशर दे दिया है 1 atm और इसका प्रेशर दे दिया है 2 atm। और व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम प्रेशर। देखो थर्मल इंसुलेटर है तो टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, जैसे मैं इसको हटा दूंगा ये गैस पूरी की पूरी दोनों हर जगह फैल जाएगी, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 3 + 2 5 लीटर, और फाइनल प्रेशर हमने निकालना है, टेम्परेचर T और T सेम रहेगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स की कंजर्वेशन कर देते हैं, तो N1 + N2 विल बी इक्वल टू N। अब हमें पता है इक्वेशन PV = nRT अगर हम लगाएंगे तो N कितना बनेगा PV/RT, तो P1 V1/RT प्लस P2 V2/RT इज इक्वल टू फाइनल PV/RT। तो ये तो कैंसिल हो गए, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर दूं सॉल्व, कर देता हूँ। सो दिस विल बी व्हाट, P1 दिया हुआ है 1, वॉल्यूम दी हुई है 2 और प्लस P2 P2 दिया है 2 और वॉल्यूम दिया है 2, 2 × 3, फाइनल प्रेशर P और वॉल्यूम कितनी हो गई 5, तो आपको P कितना मिल गया 2 + 6 8/5, 5 1 = 5, 3 0 1.6, आंसर इज 1.6 atm। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू √3 सफर्स मिनिमम डिविएशन। तो देखो मिनिमम डिविएशन है तो आपको पता है I = E होता है, R1 = R2 होता है, और डिविएशन की अगर हम बात करें, यहाँ से आया एंगल I पर, फिर यहाँ पर गया R1 पर, फिर ये R2 पर इंसिडेंट हुआ, फिर ये गया एंगल E पर। तो डिविएशन अगर आपको याद नहीं है तो देखो, सबसे पहले तो रे ऐसे जा रही थी पर इतनी डिविएट कर गई, फिर रे ऐसे जा रही थी पर इतनी डिविएट कर गई, है ना। तो जो डिविएशन हो जाती है डेट इज इक्वल टू I + E - A, ये आपको याद होना चाहिए। तो क्योंकि मिनिमम डिविएशन है ये चीज़ हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम डिविएशन में अगर मैं लगाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2I - A। क्लियर है। अब पूछा एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है इन्होंने, तो मुझे A निकालना है। आगे क्या दिया, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, I = 2 × R1, इसका मतलब है E भी क्या हो जाएगा 2 × R2। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी इन दोनों को ऐड करूँ तो I + E कितना बनेगा 2 × R1 + R2। तो इसको मैं 2 × I लिख देता हूँ, इसको 2 × A लिख सकता हूँ, क्योंकि R1 + R2 = A होता है। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, क्या बना, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2 × I इज 2A, तो 2A - A इज इक्वल टू A, ये मिल गया। अब लगा दो फॉर्मूला, कौन सा, मिनिमम डिविएशन वाला, क्या होता है साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2 इज इक्वल टू म्यू। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, क्या बनेगा A + A साइन ऑफ A, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू A है तो A + A 2A साइन A डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2 इज इक्वल टू म्यू। म्यू कितना दिया हमें, म्यू दिया हुआ हमें √3। ठीक है जी, आंसर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू √3। तो साइन A को मैं लिख सकता हूँ 2 × साइन ऑफ A/2 कॉज ऑफ A/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2 इज इक्वल टू √3, साइन A/2 कट गया, कॉज ऑफ A/2 कितना आ गया, सो कॉज ऑफ A/2 इज इक्वल टू √3/2।
तो ये 30 डिग्री पर होता है कॉस की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी, तो इसका मतलब क्या है, a/2 कितना हो गया 30 डिग्री, तो a कितना हो गया 60 डिग्री। क्लियर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। When monochromatic light falls on a photosensitive material, the number of photoelectrons emitted per second is n। ठीक है जी, मान लिया। And their maximum kinetic energy is kmax। ठीक है जी। If the intensity of the incident light is doubled, देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे। तो अगर मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो इमिट होंगे या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे वो भी बढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया इंटेंसिटी डबल कर दी, तो एन ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी डबल हो जाएंगे। तो बोथ एन एन, हाँ ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो बनती है h इंटू न्यू माइनस फाइव। मतलब ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो हमने बढ़ाई नहीं, फ्रीक्वेंसी भी तो चेंज करी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी रहेगी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी सेम रह गई, और कहीं पर काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है तो थर्ड ऑप्शन एन डबल आएगा, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्लियर है, चलो आगे चले। ओए होए सर ये क्या आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको रीस्ट्रक्चर करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले रीस्ट्रक्चर करते हैं। तो ये है P, पूछा क्या गया है, एमीटर A1 एंड A2 आर आइडियल, रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इज 1, मैच द क्वांटिटीज गिवन इन द कॉलम। ये सारी की सारी चीज़ें हमने निकालनी है। तो देखो सबसे पहले ये अगर पॉइंट P है तो ये वायर है, तो ये भी क्या बन जाएगा P। क्लियर है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ X। अब ध्यान से अगर रीस्ट्रक्चर करें तो P और X के बीच में ये दो लगे हुए हैं। तो सबसे पहले P और X के बीच में 6 ओम बना लिया, फिर उसके बाद P और X के बीच में 3 ओम बना लिया। उसके बाद P एंड Q के बीच में लगा है 15, और यहाँ पर लगा हुआ है एमीटर A, ठीक है 1। तो P और Q के बीच में एक काम करते हैं, इसको हम ना थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको छोटा सा करते हैं, हाँ ये ठीक है, यहाँ से ये सही रहेगा। तो इसको मिटाया और इसको हमने दोबारा बनाया। तो दोबारा बनाएंगे कैसे, P और X के बीच में एमीटर लग गया, ठीक है, और ये X है, ये आ गया 6 ओम आ गया, दिस इज 6 ओम, और फिर ऊपर ये आ गया 3 ओम P और X के बीच में, फिर P और Q के बीच में, और X एंड Q के बीच में। तो ये X है, ये पॉइंट हो गया Q, इसके बीच में लग गया 8 ओम, और फिर लग गया आपका P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में लग गया कितना, P और Q के बीच में लग गया 15 ओम। तो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सारे लग गए। एमीटर 15 के साथ लगा हुआ है, तो इसको A2 लिख दिया। अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा सिंपल आपको नज़र आएगा। दिया गया है कि A1 की रीडिंग जो है वो 1 एम्पियर है, तो A1 ये है, तो ये रीडिंग होगी 1 एम्पियर। अब हमें पता है ये दोनों पैरेलल में है, तो इनमें करंट की रेशियो क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ करंट कम, और रेशियो क्या बनेगी 3/6 1/2, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 एम्पियर है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 एम्पियर। क्लियर है, उल्टा, ओके। तो यहाँ से 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ कितना चला जाएगा 3 एम्पियर चला जाएगा। तो 8 ओम में से जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। और क्या पूछा, अब यहाँ से भी निकालना है। तो आप देखो ये दोनों कैसे होंगे, अब ये और ये पूरा आपस में लगे हुए हैं पैरेलल में, तो ये दोनों कैसे 3 और 6 2 बन जाएगा, 2 + 8 10 बन जाएगा। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ 10 ओम एंड 15 ओम दोनों लगे हुए हैं पैरेलल। तो इसका मतलब है यहाँ से अगर देखो 3 + 2 1, और सॉरी 2 + 1 3, तो ये पूरे में कितना जा रहा है, पूरे में जा रहा है 3 एम्पियर। तो मुझे यहाँ से करंट निकालना है कितना होगा। तो आप देखो खुद, अगर 3/I लूँगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 15/10 बनेगा, 3 5 जा, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर।
तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। तो मुझे सारे के सारे करंट मिल गए। अब हमारा आंसर देखो क्या बन रहा है। A2 की रीडिंग, A2 कहाँ लगा 15, 15 में करंट कितना आया 2, तो ये बन गया 2, A का 2 या तो सेकंड है या तो फोर्थ है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम, तो 3 ओम ये रहा, तो 3 ओम में करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, सो 3 इंटू 2 6 वोल्ट। तो मुझे मिल गया B का 1 या सेकंड या हाँ, बस यहीं पर आंसर बन गया आपका, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर फिर भी C का 3, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 15 का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 15 ओम में करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, तो 15 इंटू 2 30, तो आ गया C का 3। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो आपने रिस्ट्रक्चर कर लिया, 3 एंड 6 पैरेलल में 2 बन गया, 2 + 8 10 बन गया, 10 और 15 का आपने इक्विवेलेंट निकालना है। 10 और 15 पैरेलल में लगे हैं, तो 10 + 15, 10 इंटू 15 अपॉन 10 + 15, ये आंसर आ गया आपका कितना 150/25, तो 25 6 ये आ गया आंसर आपका, क्लियर है। तो आंसर बन गया आपका सेकंड, ठीक। दिखने में ऐसा पेपर में जब आ जाता है नीट में, तो ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट किया करो, बिकॉज दे आर टाइम कंज्यूमिंग, दे आर मल्टीपल क्वेश्चंस इन ए सिंगल क्वेश्चन। आपको 1 2 3 4 क्वेश्चंस निकालने, इसका मतलब है कि अगर ऐसे 4 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लो आप, जो ऐसे एक एक पार्ट वाले होंगे, तो 16 नंबर आपके इतने टाइम में बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब आए, आइडली उनको लास्ट में कर लेना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज 1.25 मीटर इन पर्टिकुलर मीडियम, मीटर इनवर्स इन पर्टिकुलर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ठीक है ना बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो पावर होती है 1/f, f कितना होता है μ2 अपॉन μ1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। आपको पता होना चाहिए μ1 होता है बाहर मीडियम का और μ2 होता है लेंस का। ये इनिशियल रेडियस, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये सेकंड। तो अगर यहाँ से रे ऐसे आ रही है, तो आपको साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। R1 के लिए ये इधर जा रहा है, तो R1 बन जाएगा आपका पॉजिटिव, और R2 क्योंकि रे इधर है, R2 इधर मेजर हो रहा है, तो R2 बन जाएगा नेगेटिव। तो बस पावर की वैल्यू दी है 1.25, दिस विल बी इक्वल टू μ2 दिया 1.5, मीडियम का हमने म्यू फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा 1/20। देखो ये हमने मीटर्स में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 20 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 20/100 माइनस 40/100, तो ये बन जाएगा आपका आंसर 1.25 1.5/μ -1 इंटू 100 + 100, और ये नीचे, तो ये बन जाएगा 300/40। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 9/7। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन लाइक एटम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि सेकंड एनर्जी स्टेट, टू इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो मतलब है ये बन जाएगा थर्ड, इज 7.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। देखो सीधी सी बात है, डेल्टा L इज इक्वल टू E1 माइनस E2। 7.55 लग रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 13.6 इंटू सीधा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो इसलिए साथ में Z² भी आपका आएगा, क्लियर है। तो ये बन जाएगा आपका 7.55 13.6 इंटू 9 4 36, ये 5/36 इंटू Z² आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे Z² की वैल्यू आ जाएगी 4। Z² की 4 वैल्यू आ गई। अब उन्होंने बोला ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो डैट विल बी सिंपली ग्राउंड स्टेट से निकालना है, तो जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है तो वो बन जाएगी -13.6 इंटू Z²/n²। और क्योंकि निकालने के लिए चाहिए तो इतनी ही पॉजिटिव में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आंसर विल बी 13.6 इंटू Z² इज 4, और ग्राउंड स्टेट है तो n की वैल्यू 1, तो आंसर विल बी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, सिंपली फॉर्मूला तो याद होगा ना सबको, डेल्टा इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z²।
तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखने में डिफिकल्ट, बहुत आसान, मतलब सिंपल सी बात है आपको। चलो ठीक है, पूरा कर लेते हैं। देखो ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक्स है, तो ये बता रहा है कि जो वेव है, वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर प्लस होता है तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो वेव की जो प्रोपेगेशन है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, वो है एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव, तो आई कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है जे कैप। क्लियर है। अब उन्होंने पूछा मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको इतना तो बताइए सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट होता है, तो बी नॉट बना ई नॉट बाई सी, और सी की वैल्यू बच्चे होती है 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये देखना है कि पीक वैल्यू कितनी बनेगी, पीक वैल्यू ये बनेगी, सीधा टिक हो गया। पर फिर भी आपको डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है सेम ऑप्शन बन जाती, यहाँ पर भी ई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाता, और ये प्लस माइनस आ जाता है, यहाँ पर के कैप या माइनस के कैप आ जाता। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको पता है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, जो मैं अगर v मान लूँ तो v इज गिवन बाय e क्रॉस b, मतलब मैं चाहता हूँ आई कैप आए जब मैं j का किसी डायरेक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँ। तो पॉजिटिव आई चाहिए, पॉजिटिव j है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे आंसर आएगा। तो आपको ये पता ही है, क्लॉकवाइज अगर लेंगे ये i है, ये j है, ये k है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो j क्रॉस k विल बी इक्वल टू आई कैप, तो इसका मतलब b का आ जाना चाहिए k कैप। तो आंसर आ गया आपका 4th। क्लियर है, आगे चलते हैं। Two parallel infinite line charges with linear charge density this and this are placed at a distance of 2r in free space प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, डिस्टेंस दोनों के बीच में है 2r। What is the electric field midway between the lines joining them? देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव है, मिडवे है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दूर, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों से डिस्टेंस r हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है 2k लैम्डा बाय r। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 2e बन जाएगी, डेट विल बी 4k लैम्डा बाय r। तो 4 इंटू k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, दोनों से डिस्टेंस लेना होता है हमने, कितना बना r, तो 4 से 4 कट गया, तो लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r टूवर्ड्स राइट, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, एक ही ऑप्शन है, टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट करके क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाया जा सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। थिन रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, रिंग हो गया, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। द रिंग रोटेट्स एट ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ दिस अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है जी, ऐसे घूम रही है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज दिस देन द चार्ज, देखो सीधी सी बात है, रिंग हो गई, गोल गोल घूम रहा है, तो करंट इसमें ऐसे ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मुझे आई चाहिए, तो आई कितना होगा बच्चे, सिंपली चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि ये चार्ज पूरा का पूरा घूम रहा है। ठीक है, जब पूरा एक चक्कर लगेगा तभी तो मैं बोलूँगा करंट बन गया। जैसे मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन से करंट निकालना है, यहाँ पर चार्ज क्यों रखा है, तो ये चार्ज पूरा का पूरा जब यहाँ घूमकर वापस आएगा तभी हम बोलेंगे कि क्या हो गया, उसका करंट आ गया। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को कितने टाइम में क्रॉस करता है उस टाइम से हम डिवाइड करते हैं चार्ज को, तभी हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाय टाइम पीरियड क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये बन गया करंट। तो ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं, क्या बनेगा आंसर, देखो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो ठीक है, चार्ज हमने फाइंड करना है, तो दिस विल बी क्यू इंटू 40 पाई इज इट्स ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई से पाई कट गया, तो 20 इंटू क्यू आ गया। तो बस ये फॉर्मूला लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड 3.8 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई कितना हो गया 20 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है
10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻²। क्लियर है? 2 से ये 2 कट गया, 2 पाई बन गया, और यहाँ से ये कट गया। क्लियर है? तो आपका ये ऊपर चला गया, तो क्या बन गया, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 3.8 इंटू -7 से ये कट गया, तो 10⁻² बचा। इधर बचा 2 पाई इंटू 2, 4 पाई इंटू क्यू, ये ऊपर आ गया, या इसको इधर ले आओ तो 10⁻⁴ बन जाएगा, ये इधर आ गया। तो बस अब इसको कर लो सॉल्व, 10⁻⁴। सो क्यू विल बी इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵ कूलम। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। द प्लैनेट मार्स हैज 2 मून्स। मार्स है, उसका मून है फोबोस एंड डेल्मोस। फोबोस हैज अ पीरियड टी एंड एन ऑर्बिटल रेडियस आर, मतलब इसका ऑर्बिटल रेडियस आर दे रखा है। द मास ऑफ द मार्स इज, देखो सीधी सी बात है, टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज 4π² r³/gm। m होता है मास ऑफ द प्लैनेट, ये होता है टाइम पीरियड किसका, सैटेलाइट का। तो मून क्या हो गई, इस मार्स की सैटेलाइट। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो हमें क्या पूछा, मास पूछा है, तो मास कितना हो गया 4π² r³/t²। बहुत ही सिंपल, 4π² r³/g⁡t²। ठीक है, 4π, हाँ थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। हाँ बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज मूव नहीं करते। चार्ज मूव नहीं करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल नहीं है। इसलिए कहीं पर भी कंडक्टर कैसा भी शेप का हो, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल, सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। ये रीजन नहीं है, कंडक्टर के जस्ट बाहर σ/ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये सही है, और सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये भी सही है, पर ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों अपने आप में सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर बन जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये दिखने में अजीब है बट इजी है। इन द गिवन सर्किट द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज टेकन अक्रॉस 3 किलो ओम रेजिस्टर इज। देखो ये बता रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर अगर पहले पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ये वाला जो है ये फॉरवर्ड बायस नज़र आ रहा है, और ये वाला आपको नज़र आ रहा है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में तो कभी कोई करंट नहीं जाता। तो इसका मतलब इस सर्किट को मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ कोई करंट नहीं जाना, तो इसको हटाओ, और ये फॉरवर्ड बायस है तो वायर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर ये 3 किलो ओम आ गया, और यहाँ पर ये 2 किलो ओम आ गया। क्लियर है? और यहाँ पर ये 2 किलो ओम आ गया, और यहाँ पर ये, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 0 मान लें। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक्स वाई के अक्रॉस 10 का वो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली 3 एंड 2 दोनों सीरीज में लगे, तो इन दोनों को भी तो 10 वोल्ट मिल रहा है। तो बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3 किलो ओम्स एंड 2 किलो ओम्स दोनों सीरीज में लगे हैं, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 का। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो आपकी रेशियो के अकॉर्डिंगली क्या होता है, वी सीरीज में करंट सेम आएगा, तो V इक्वल टू आई आर है, तो V1 विल बी आई इंटू R1, V2 विल बी इक्वल टू आई इंटू R2, तो V1/V2 विल बी इक्वल टू R1/R2, दैट विल बी 3/2, और हमें पता है कि V1 प्लस V2 कितना है 10, तो 3:2 बन रहा है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सिंपली 3 के अक्रॉस चाहिए। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो V1 बन जाएगा R1 इंटू V/R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 3, उसी के क्रॉस चाहिए, इंटू टोटल 10/5, 5 इंटू 2, ये कितना आ गया 6 वोल्ट। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, समझे? आगे चलते हैं। इसमें बस इतना सा काम था कि डायोड रिवर्स बायस में नहीं चलता, तो उसको हटा दो। द लेंथ ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम एट हाइट h इज इक्वल टू 2 r। सेकंड्स पेंडुलम का मतलब है टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होना चाहिए, बस सिंपल सी ये बात होगी। अब टाइम पीरियड कितना होता है 2π√L/g। अब g कितना है, वो ले गए हैं उसको कहाँ पर, बहुत दूर, h इज इक्वल टू 2r। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि अर्थ से h हाइट पर
कितना होता है जी, जो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जी डैश बन जाएगा जी अपॉन 1 प्लस 2r बाय आर का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू जी अपॉन आर से आर कैंसिल हो गया, जी अपॉन 3 का स्क्वायर 9 ये आ गया। तो बस यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो टाइम पीरियड बना 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी बाय 9, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड्स है, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई और ये 9 का अंडर रूट 3 आ गया, ये अंडर रूट एल बाय जी हो गया। तो हमें क्या चाहिए, जी को उन्होंने बोला पाई स्क्वायर पुट कर दो, 2 से 2 कट गया तो 1 इज इक्वल टू 3 पाई, लेंथ हमें चाहिए, इसको मैंने पाई स्क्वायर लिखा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर, एल बाय पाई स्क्वायर ये कट गया तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 9 मीटर्स। तो एल की वैल्यू आ गई बच्चे 1.9 मीटर्स। ठीक है, आंसर आ गया 1 बाय 9 मीटर्स लेंथ की वैल्यू। ओके, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। When a rod is heated and prevented from expanding, stress develop। देखो अगर ये ऐसे मान लीजिए मैंने दो दीवारों के बीच में एक रॉड लगा दी है, अगर मैं रॉड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रॉड करेगी क्या, एलोंगेट करेगी। कितनी एलोंगेट करती है, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब मैंने उसको टेम्परेचर बढ़ाया तो इतना उसको एलोंगेट हो जाना चाहिए था, पर मैंने दीवारों के बीच में उसको ऐसे रख दिया, अब ये एलोंगेट हो सकती थी पर हुई नहीं, तो बेसिकली उसमें इतना स्ट्रेन हमने प्रोड्यूस कर दिया। कितना स्ट्रेन हमने प्रोड्यूस कर दिया, इतना स्ट्रेन हमें प्रोड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब ठीक है, इसी के कारण स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस होता है। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई, वाई इंटू स्ट्रेन कितना है अल्फा डेल्टा टी। तो क्या पूछा है, स्ट्रेस मटेरियल ऑफ रॉड पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा और यंग्स मॉडुलस वाई दोनों पे। राइज इन टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3, किससे इंडिपेंडेंट है। आगे हाँ जी, सो यहाँ पर ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग straight wire of mass this, length this and area of cross section is 90 meter per second, if the Young's modulus of wire is this then extension। देखो Young's modulus and extension आ गया ना, तो मैं पता है Young's modulus is stress upon strain, क्योंकि वायर है तो वायर के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन होगी, तो टेंशन अपॉन एरिया इनटू जो एक्सटेंशन है वो होगी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल। तो हमें यहाँ से डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल कितना बना, टी एल अपॉन ए वाई। अब मुझे लेंथ भी दे रखी है, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, टेंशन नहीं दे रखी। तो टेंशन निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन निकालने के लिए उन्होंने डेटा दे रखा है। तो डेटा क्या है, देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, सो एम बाय एल। क्लियर है, तो यहाँ से टेंशन निकाल लो, तो वी स्क्वायर कितना बना, टी एल बाय एम। तो ठीक है, टी एल की वैल्यू कितनी बन गई, टी एल की वैल्यू बन गई वी स्क्वायर इंटू एम बाय ए इंटू वाई, ये पुट कर दो। हाँ जी, वी स्क्वायर कितना है, वी हो गया 90, तो 90 का स्क्वायर इंटू मास 6 ग्राम है, तो 6 इंटू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10⁻⁻, सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो -4, तो यहाँ पर -6 आ जाएगा। और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 इंटू 10⁻11। तो बस सॉल्व कर लो, फिर क्या बनेगा, 9 9 = 81, 10⁻2 इंटू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁻6 हो, ये 5 एडजस्ट हो गए 10⁻5, तो 10⁻5 है, ये 2 से ये कितना बचा 10⁻3, तो ये 2 3 = 6, 2 8 = 16। क्लियर है, तो आगे क्या बना आपका, ये बन जाएगा 81 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया -6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लें, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻5 मीटर्स आ गया।
तो अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलीमीटर बन गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देते तो मिलीमीटर बन गया। तो बेसिकली ये बन गया 0.03 मिलीमीटर। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। A linear aperture whose width is this is placed immediately in front of a lens. लेंस के साथ में एक अपर्चर रखा हुआ है। The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength this. The distance of the first dark band of the diffraction pattern. तो बेसिकली डिफ्रैक्शन आ गया ना, यहाँ पर ये ऐसे आ गया। तो ये जो A की वैल्यू दे दी है, कितनी दी हुई है, 0.02 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये इमीडिएटली, तो ये डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से जब रेज आएंगी तो ऐसे इसी पे फोकस कर जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे इसी पे फोकस कर रही है। तो उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट जो मिनिमम बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। तो डिफ्रैक्शन करते हुए रे तो हर डायरेक्शन में जाएगी वेव, है ना, हर एक पॉइंट पर जाती है। तो फर्स्ट मिनिमम, तो बेसिकली मिनिमम के लिए आपको कंडीशन पता है, ए साइन थीटा इक्वल टू एन इंटू लैम्डा होता है। और क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा इंटू एन इंटू लैम्डा। तो बेसिकली यहाँ पर फिगर क्या बनेगी, ये आपकी अपर्चर हो गया। यहाँ पर कहीं पर मिनिमम अपना मिनिमम बन रहा होगा जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ये y हो गया और ये d हो गया। तो d कैसे निकलेगा, ये लेंस जहाँ पर भी फोकस करेगा वही d बन जाएगा। तो d इक्वल टू एफ बन गया। तो यहाँ पर a tan थीटा विल बी इक्वल टू y बाई डी। ये आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंने फिर भी थोड़ा सा डिराइव कर दिया। फर्स्ट चाहिए मिनिमा तो 1 इंटू लैम्डा। तो यहाँ से y बनेगा लैम्डा डी बाई ए, लैम्डा डी बाई ए। लैम्डा भी दिया है आपको, d की वैल्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दी हुई है। और आपको स्मॉल ए की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे चलते हैं। The acceleration a of a particle starting from rest at t is equal to 0 varies with the distance as this. Alpha beta are positive constants. The position at which maximum velocity is attained. देखो एक्सीलरेशन है अल्फा माइनस बीटा एक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन है अल्फा माइनस बीटा एक्स, ये दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा माइनस बीटा एक्स होता जाएगा, तो एक्सीलरेशन कम होती जाएगी क्योंकि अल्फा माइनस समथिंग है। एक्सीलरेशन कम होती गई तो एक्सीलरेशन जैसे ही जीरो हुई उसके बाद एक्सीलरेशन हो जाएगी नेगेटिव। तो हमें पता है जब तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, जैसे ही एक्सीलरेशन नेगेटिव हुई वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पर मिलेगी, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर मिलेगी, जब एक्सीलरेशन होगी ज़ीरो। तो इसको सिंपली ज़ीरो पुट कर दो, ए इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बाय बीटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The magnetic needle has a magnetic moment m and moment of inertia I. It performs n complete oscillations in 1 second in external uniform magnetic field. The magnitude of the external magnetic field is, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगना है 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम इंटू बी। अब उन्होंने बोला है n कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई तो टाइम पीरियड होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई हमें दे रखा है, m हमें दे रखा है, हमने निकालना है b। तो कर दो स्क्वायर, 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई बाय एम बी। तो यहाँ से सीधा सीधा b की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 पाई स्क्वायर आई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, 4 पाई स्क्वायर आई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल है। अ मीटर ब्रिज इज सेट अप एज शोन टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस x यूजिंग ए स्टैंडर्ड 10 ओम रेजिस्टेंस। द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट व्हेन टैपिंग कीज एट 52 सेंटीमीटर मार्क। तो ये 52 सेंटीमीटर दे दिया। इन्होंने बोला है एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द एंड्स ए एंड बी। तो देखो एंड करेक्शंस का मतलब क्या होता है कि जो ये बी और
ए के अंदर नीचे जो वायर्स हैं जिनके साथ उसको ऐसे टाई किया होगा उसकी रेजिस्टेंस भी हमें कंसीडर करनी है, क्योंकि करंट तो वहीं से होकर आएगा। तो एंड करेक्शन हमेशा ऐड होती है, तो यहाँ ए में भी ऐड होगी और बी में भी ऐड होगी। तो देखो टोटल जो आपका स्केल लगा होगा वो तो 1 मीटर का लगा होगा, तो यहाँ 52 सेंटीमीटर है तो ये 48 हो जाएगी। अगर मैं वैसे लॉजिक लगाऊं, ये x/l है, x/l1 और ये l2, तो x/l1 विल बी इक्वल टू 10/l2। यही तो होता है मीटर ब्रिज का फंडा, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। तो यहाँ पर x/l1 कितना बनेगा, ये 52 है, एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है, तो ये बन जाएगा 52 + 1 53, और ये 10 है, l2 कितना है 48, और एंड करेक्शन कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 48 + 2 50। तो x की वैल्यू आ गई 53 × 10/50, तो आपका आंसर बन जाएगा x की वैल्यू 10.6 ohms। क्लियर है, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं बता रहा हूँ ये पेपर कंप्लीट हो गया है। आपका अगला मॉक टेस्ट आ रहा है 18 को और 19 को सुबह 8 बजे वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक बार सुबह उठकर अपने आप पेपर देना है, उसके बाद 11:30 इन दोनों की रिस्पेक्टिव डेज पे डिस्कशन लाइव मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और दोबारा मिलते हैं। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट।